अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मशरिक़ वुस्ता का सच के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। गजा में कहत से अमवात के शदीद खतरात जन्म ले रहे हैं तो दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ समेत दीगर इदारे महज बयानात तक महदूद हैं। यमन की जानिब से इसराइल पर घेराव भी मुसलसल जारी है तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की जानिब से इसराइल पर जासूसी के संगीन इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये क्या मामला है कि इजरायलियों ने अपने ही यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादियों पर जासूसी शुरू कर दी, इसकी क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी इसराइल इस किस्म की हरकतों में रहा है। जो मोसाद है, इसराइल की बदनाम ज़माना जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो दुनिया के तकरीबन तमाम अहम लोगों के उनके रिकॉर्ड्स रखना, उनकी फ़ोन टैपिंग करना और इस तरह के मामलात, यानी जिनका उनसे डायरेक्टली ताल्लुक़ होता है, मफादात जुड़े होते हैं। यूरोपीय यूनियन के पिछले 7 अक्टूबर से लेकर अब तक देखा जा रहा है कि उसके जो अहम मेंबरान हैं वो भी इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं। तो अब वो देखना चाहते हैं, उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है कि कौन हमारी जासूसी कर रहा है, कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमारे हक में है। तो उन्होंने इस जो यूरोपीय यूनियन में अपने इत्तेहादी हैं उनके अराकीन के जो फ़ोन हैं वो टेप करना शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ तफसीलात सामने आई हैं जिनके मुताबिक ये है कि इस बात के अब सबूत मिले हैं कि इसराइल उनको शक की निगाह से देखता है, अपने इत्तेहादियों को उनके फ़ोन टेप करने में मुलव्वस है। यूरोपीय यूनियन के अराकीन के मोबाइल फ़ोन में इसराइली स्पाईवेयर और जासूसी की एप्लीकेशंस मिली हैं। पॉलिटिको एक जरीदा है, उसकी ये रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय पार्लिमान के सिक्योरिटी और दफाई कमेटी के कारकुनान के मोबाइल भी टेप हो रहे हैं। इसी तरह बल्गारिया की एक रुकन है और जिनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया था सीज़ फायर के हवाले से भी, उसकी हमायत में भी उन्होंने बात की थी। उनके मोबाइल में भी इसराइल की जासूस ऐप मिली है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के जो ज़ेली कमेटियों के अरकान हैं उनके फ़ोन चेक करवाने की यूरोपीय यूनियन कह दिया कि आप सब लोग अपने फ़ोन चेक करवाएं। वो एक पूरी रिहर्सल शुरू होगी है, सबके फ़ोन चेक किए जाएंगे कि उसमें कोई मालवेयर नहीं है, स्पाईवेयर नहीं है, कोई इस तरह का एप्लीकेशन नहीं है जिससे जासूसी हो सके। 2 साल कबल भी इसराइल ने इस तरह की एक हरकत की थी यूरोपीय यूनियन की और वो बाद में आलमी खबरों की भी ज़ीनत बनी और हमने देखा कि उन्होंने दुनिया के अहम सहाफ़ियों, समाजी कारकुनान तक के आमी सियासतदानों के भी फ़ोन टेप करने में वो मुलव्वस रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बताएं कि यमन की जानिब से रेड सी पर इजराइलियों का मुसलसल घेराव भी जारी है, तो गुज़िश्ता 48 घंटों में कौन सी अहम कार्रवाइयाँ की गई? जी, जैसा कि हमने कल के एपिसोड में भी काफ़ी चीज़ें तफसीलात बताई थी, लेकिन यमन ने अब खुद अनाउंस किया है कि पिछले 48 घंटों में उन्होंने क्या किया है। तो यमन की फ़ौज ने बताया कि उसने 48 घंटों में अमेरिका के एक जंगी जहाज़, बरतानिया के एक जहाज़ और इस्राइली अहदाफ को निशाना बनाया। उनका अलमसीरा टीवी है, अलमसीरा टीवी के मुताबिक यमन के अफवाज के तर्जमान ने कहा है कि पहली कार्रवाई ड्रोन तैयारों और मिसाइल के ज़रिए अंजाम दी गई, जो कि ये ड्रोन तैयारे और मिसाइल इसराइल की सरजमीन में वाक़या उम्मे रशराश बंदरगाह को लगे और उनके मुताबिक तो ये अहदाफ को उन्होंने हिट किया है, लेकिन इसराइल कहता है कि हमने वो मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने एक और कार्रवाई खलीज एदन में की है, एक बरतानवी जहाज़ को कई मिसाइलों से निशाना बनाया जिसके डूबने की इतलात मिली थी। तीसरा हमला बहरा अहमर में मौजूद एक अमरीकी जहाज़ पर हुआ है। इस हमले में मुतअद्दिद ड्रोन तैयारे इस्तेमाल किए गए। काबिल ज़िक्र ये है कि बरतानिया का जो इदारा है उसने खुद इसकी तस्दीक की है कि हमारे बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ने गजा की पट्टी में कहत के हवाले से हक़ाइक़ बयान कर दिए। क्या इसराइल भूख को एज हथियार इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम बात करें अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी है जो कहलाती है UNRWA, उस एजेंसी के हवाले से बहुत से लोगों ममालिक ने उनकी फंडिंग भी रोक रखी है, यूरोपीय ममालिक ने। उसने अब बताया है कि गजा की पट्टी में इसराइल की जानिब से ये जंग जारी है, 139 दिन हो गए हैं, इसमें शदीद कहत होने को कहत का खदशा है और उसने कहा है कि जो 1 मिलियन से ज़ायद बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी खतरात में पड़ चुकी है क्योंकि कहत है शदीद। और जिस तरह हमने कल बताया कि बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे लोग जानवरों का खाना खाने पर मजबूर हैं। तो 139 दिनों के अंदर अब ये है कि क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी डिस्कस किया था कि रफ़ा को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे एंट्री है पूरी दुनिया से इमदाद वहाँ पे जाती है, तो उस इमदाद की भी एक ब्लॉकेज हो गई है। उस ब्लॉकेज गुज़िश्ता रोज़ 3 ट्रक दाखिल हो सके थे कोई 1 हफ्ते बाद, और अभी उसके बाद भी कोई इमदाद दाखिल नहीं हुई है।
تو UNRWA کہتی ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو بمباری سے تو لوگ مر رہے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ انہوں نے انتباہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ اس پر مجرمانہ خاموشی ہے۔ اقوام متحدہ بات کرتا ہے تو اقوام متحدہ میں قرارداد کو ویٹو کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اس وقت ایک سنگین انسانی بحران جنم لے چکا ہے، جس پر میرے خیال میں اب OIC کو اور مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بتائیں کہ حزب اللہ کی جانب سے جوابی کارروائیاں جیسا کہ جاری ہیں، تو اسرائیلی میڈیا حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، ہم نے کل بتایا تھا حزب اللہ کی ریسورس سے کہ حزب اللہ نے کیا کارروائیاں کی ہیں، لیکن یہ ابھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب حزب اللہ کی کارروائیوں کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا اس کی تفصیلات دے رہا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگر بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کی جو اسلامی مزاحمت ہے حزب اللہ، اس نے اپنے حملوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ حزب اللہ کے اینٹی آرمر میزائل نے لبنان کی سرحد پر واقع المتا میں ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا، اس کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اسی طرح اسرائیل نے اعتراف کیا کہ حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے اس قصبے میں گیس کی سپلائی بند ہے، پانی کی سپلائی بند ہے، بجلی کی سپلائی بند ہے، اور بعض شہری آلات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے ایک فوجی اڈے کو بھی برقان میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کی تصدیق اب اسرائیلی میڈیا بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ جیسا کہ بین الاقوامی عالمی عدالت انصاف میں فلسطین کے مقدمے پر سماعت جاری ہے، تو پاکستان اپنا موقف کب پیش کرے گا؟ جی بالکل، پاکستان کی دفتر خارجہ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ مشرقی یروشلم سمیت فلسطین سے متعلق اسرائیل پالیسیوں کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، پاکستان کا موقف ہے، دیگر 50 ریاستوں نے کل اپنا موقف پیش کرنا ہے، وہ آج پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً شام 7 بجے پیش کیا جائے گا، اور احمد عرفان جو ہیں وہ عالمی عدالت میں پاکستان کا موقف رکھیں گے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے نسل کشی پر بات ہوگی، اسرائیلی جرائم پر بات ہوگی، اور پاکستان اقوام متحدہ کے حوالے سے جو قراردادیں ہیں ان کو ری انفورس کرنے کی بات کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، اسرائیل کے مظالم فلسطینی بچوں، عورتوں اور نوجوانوں پر مسلسل جاری ہیں۔ 56 سے زائد اسلامی ممالک کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔